हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं। ओके, और आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिकली आपको मदद करेगी आपके एग्जाम के लिए। कौन से एग्जाम के लिए? टर्म टू एग्जाम के लिए। ओके, और टर्म टू एग्जाम बेसिकली केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री की आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को और कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को, ताकि आपको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो आपके पास कंटेंट बहुत कंटेंट होगा, बट आपको सिलेक्टेड कंटेंट की जरूरत होती है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज कोशिश करूंगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लाऊं, जिसमें कुछ सैंपल पेपर भी होंगे, कुछ ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियसली होंगे, सारे चैप्टर्स में होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ही बूस्ट करेंगे। ठीक है, सो अगर कोई इतना भी कर लेता है, सो मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, मींस प्रैक्टिकल को छोड़ के, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, आशा करता हूं कि अगर आप इस सीरीज को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे एडवांटेज के साथ आप एग्जाम में फ्लाइंग कलर के साथ जा पाएंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं टर्म टू के सिलेबस को बताऊं तो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस टर्म वन में ही कर रखा है। फिजिकल के लिए बात मैं कर रहा हूं केवल अभी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और सरफेस, जो कि फिजिकल के केमिस्ट्री छूट गए थे टर्म वन में, वो हमें टर्म टू के लिए प्रिस्क्राइब सिलेबस में रखे गए हैं। दोस्तों, तो ये आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एज यू नो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ the electrochemical part. That means we have to talk about the cell. Okay, representation of cell. If we bifurcate the syllabus of this actually chapter, so three parts में हम इसको तोड़ सकते हैं. The first part is your electrochemical cell, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट है, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सेकेंड पार्ट जो आता है वो कंडक्टिविटी पार्ट आता है, कंडक्टिविटी पार्ट है. और जो बेटा आपका थर्ड पार्ट आएगा वो बेसिकली टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं. जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो याद रखें कि टाइप्स ऑफ सेल वहां पर इंक्लूडेड है. अभी बोर्ड डे हमारे इस ईयर के सिलेबस में भी, जैसे लास्ट ईयर में क्या हुआ था, इस पार्ट को रिड्यूस करके रखा है. सो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा ये मीन्स कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट था, तो अच्छा है, हमें लर्न करना या कुछ भी कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में रखने चाहिए थे वो नहीं कर रहे होंगे. तो डेफिनेटली हमें केवल अभी दो कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करना है. अब बारी बारी से मैं कोशिश करूंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं करता जाऊं. सो जैसे कि मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन ही करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन ही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आज. और ठीक, और उससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है. ठीक है, सो कोई नहीं. आज हम जो सबसे पहले आपके साथ दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए अभी. ठीक है, क्या जानते होंगे? अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है दोस्तों, आप लोग को एक क्लियर बात समझ में आती होगी कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि स्टार बना के पॉइंट्स को बुलेट फॉर्म्स में एग्जाम्स भी करना है और नोट्स पे करना है, क्योंकि जब नोट्स में आदत होगी आपकी तो एग्जाम्स में आप बहुत बढ़िया लिख पाएंगे. और दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है, ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तो नहीं है. सो हमें यहाँ पर कोशिश करना है कि अपनी हैंड राइटिंग को भी थोड़ा सा अच्छा करते हुए चलते चले. तो अगर यहाँ पर मैं आपके लिए देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेकर आया हूं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों एक बात याद रखो. क्या याद रखो? कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सोल्यूशन होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है बेसिकली,
और ये इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं। देखिए ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। अगर आप नहीं जानते इलेक्ट्रोड्स तो याद रखना है, इलेक्ट्रोड्स तो टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन अभी के लिए जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड, बिकॉज ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये गैल्वेनिक सेल भी है और इसे जिंक कॉपर सेल भी दोस्तों बोलते हैं। अगर आपको इस नाम से जाना जाए, इस नाम से पूछा जाए तो वो भी याद रखना है दोस्तों। अब देखिए है क्या जिंक और कॉपर। दोस्तों अगर मैंने यहां पर एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है डेफिनेटली, तो याद रखना है जो एनोड पोल है, एनोड पोल पे ऑलवेज क्या होता है, आपको पता है एनोड पोल पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दिस इज योर ऑक्सीडेशन, यहां पर आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते होंगे दोस्तों, बहुत आराम आराम से करेंगे, क्या करेंगे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। कैथोड पोल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो यहां पर जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट करेगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो बेसिकली जिंक जिंक ZnSO4 में डिसॉल्व है, जिंक इलेक्ट्रोड इज डिसॉल्व इन ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्विंग कॉपर सल्फेट। तो कितनी बढ़िया सी बात, इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड्स पे हम लोग बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि जिंक डिसॉल्व हो रहा है बिकॉज जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयंस, ओके, एंड कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर मेटल। सो याद रखना है यहां पर क्या होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा, यहां पर इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा होगा दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज किस एंड से हो रहे हैं, एनोड एंड से हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन वाले एंड से हो रहे हैं। तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ हो जाएगी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली। सो आपको पता होगा ये हमारी करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो अगर आपसे ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग ये देख रहे होंगे सर ये यू शेप्ड कुछ लगा हुआ है, सर इसका काम क्या है, क्या ये जरूरी है, इज इट नेसेसरी फॉर इस सेल, क्या हम लोग किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, मेकओवर करेंगे तो क्या ये जरूरी होता है, विदाउट सॉल्ट ब्रिज कंडक्टेंस मींस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा या नहीं होगा, इसकी हम बात करेंगे। दोस्तों जब आप बहुत डिटेल में बात करते हैं तो देखिए जिंक सल्फेट जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर जिंक आयन की एक्सेस हो रही है, डेफिनेटली जिंक जिंक में कन्वर्ट, जिंक आयन में कन्वर्ट कर रहा है तो एक्सेस तो हो रही होगी। इसी टाइप से यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहां सल्फेट की क्या हो रही होगी, एक्सेस हो रही होगी। तो हमने क्या किया है, इस अगर आपका चार्ज एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि चार्ज तो न्यूट्रल होना चाहिए, आपको पता है किसी भी सेल में चार्ज तो न्यूट्रल होना चाहिए, मींस जो भी एनोड का चार्ज जितना भी रिलीज हो रहा है वो कैथोड पे एक्सेप्ट होना चाहिए। दैट इज द वेरी क्लियर पॉइंट। और आपको ये याद भी रखना है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड एंड से रिलीज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड एंड से एक्सेप्ट करने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहां तो आप चार्ज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जिंक आयन एक्सेस पे हो गया, तो इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है और अगर चार्ज के एक्यूमुलेशन को आपको ओवरकम करना है, इसे दबाना है, ठीक है, इसको डोमिनेंस को कम करना है, तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्ट ब्रिज को लगाना होगा। तो आपके दिमाग में एक बात बहुत ही क्लियर कर चल रही होगी कि सर सॉल्ट ब्रिज हम क्यों लगाते हैं, वी हैव टू पुट सॉल्ट ब्रिज फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कितनी बढ़िया बात देखिए हमने डिस्कस की, फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और याद रखना है अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सॉल्ट ब्रिज के बिना करंट संभव है, तो आपका आंसर होगा नहीं।
नहीं संभव है, बिल्कुल नहीं संभव है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे जब कॉम्पिटिटिव क्लास करेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं संभव है। यही आपको लिख देना है बस। और याद रखना है ये किस मटेरियल की बनी होती है, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है आपका, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की होती है। ये फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं या दिमाग में फीड कर लेने हैं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की होती है। अगर बेसिकली इस पे यूज करते हैं आप, या पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट आयंस जो होता है वो धीरे बहुत स्लो कह सकते हैं कि डिस्चार्ज होता है, इसलिए बस। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में वो पूछेंगे नहीं, बट आपसे अगर पूछा जाए तो आपके उसके लिए भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप तो अच्छी पढ़ाई करके जा रहे हैं फाइनली। ठीक है, सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक बात याद रखनी है कि अगर यहां पर मान लीजिए मैंने पोटेशियम नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलाइट बनी तो डेफिनेटली यहां पर इसको न्यूट्रल करने के लिए पोटेशियम आयन यहां पर शिफ्ट होंगे, पोटेशियम आयन इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और यहां पर एनोड एंड पे नाइट्रेट आयन क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो और याद रखना है जब भी सॉल्ट ब्रिज आपको मेंटेन करनी है तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। बहुत बड़ा वर्ड मैं बोल रहा हूं, देखिए कि जब भी सॉल्ट ब्रिज आपको लगाना है तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जिस स्पीड से यहां पर नाइट्रेट आयन आएंगे, उसी स्पीड से यहां पर पोटेशियम आयन आने चाहिए। अगर स्पीड का क्रैक हुआ है ना, स्पीड का अगर मतलब पार्शियलिटी की आपने कि एक की स्पीड कम कर दी, एक की स्पीड ज्यादा कर गई, तो फिर से सॉल्ट ब्रिज की कोई फंक्शन नहीं होगी। आप धरे के धरे रह जाएंगे और आपका ठप हो जाएगा, आपकी करंट ठप हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समराइज करूं तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। एक सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिंक कॉपर सेल की बात की, इसे गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। और अगर आपको कुछ भी याद ना रहे और एक वर्ड आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जिंक कॉपर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो आपको 1.1 वोल्ट याद रखना है अभी के लिए। आगे आप इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको केवल लर्न कर लीजिए दोस्तों आप। ठीक है, तो होपफुली ये आपको टॉपिक कह सकते हैं, ये सब टॉपिक आराम से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों यहां पर मैंने कुछ आपको स्नैपशॉट भी लेकर डाल दिए हैं, ताकि आप जब एग्जाम के अंत में रिवीजन करें, हो सकता है आप बहुत, क्योंकि आप लोग हो सकता है 1.5 स्पीड से देखना चाहें, तो एटलीस्ट अगर यही भी पढ़ सकते हैं, अगर ये भी डिस्कस कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका फायदा होना है। और ये देखिए बिल्कुल नई चीज नहीं थी हमारे लिए, जो हमने डिस्कस किया वही चीज थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की, क्योंकि हमें पोटेंशियल समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है क्या, देखिए समझते हैं। यहां पर मान लीजिए बेटा आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिखा, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, जिंक आपने मान लीजिए जिंक सल्फेट लिया। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए आपने किसी भी मेटल रॉड को यहां पर डिप किया। ठीक है, आप इन जनरल मेटल रॉड को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने केवल जिंक रॉड को लिया, तो मैंने समझाने के लिए लिखा केवल आपको। इफ वी टेक एन इलेक्ट्रोलाइट एंड put a metal on it, then metal releases or metal loses या gives electrons. That means there is a potential difference between metal rod and electrolyte. This is called electrode potential. ये बिल्कुल आपको 1 मार्क की डेफिनेशन आए तो बिल्कुल 1 मार्क ऐसे ही लिख देना है। क्या, इफ ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइट, then definitely metal loses their electron. So definitely इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड डेफिनेटली जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो यहीं पर रहेंगे अभी। सो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस of potential between metal rod and electrolyte,
and this difference is called as electrode potential. दोस्तों इसी के साथ जो हमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और याद रखना है इसे हम लोग ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। ई नॉट सेल क्यों कहते हैं, बिकॉज ई नॉट, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर, जनरली हम किसी भी क्वांटिटी के पास जब नॉट सिंबल लगा देते हैं, सो बेसिकली वी मार्क इट स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या कौन सी बला है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इफ ऊपर जो भी कंडीशन दी गई है उसी कंडीशंस का यूज करना है, बट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, if the concentration of electrolyte is 1 molar and temperature is 25 degree Celsius and इस अगर कोई स्टैंडर्ड प्रेशर का यूज करना चाहे तो 1 atm, then it is called स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगर हमने वो इलेक्ट्रोलाइट लिया, इफ वी टेक द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोलर एंड द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, देन this whole phenomenon, this whole electrode potential is governed as, is called as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोस्तों मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनमें से कौन इंटेंसिव है और कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 11th में। मैं आपको ये यहाँ पर परेशान नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ी सी आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए ये क्विज बना के डाल रहा हूं, ताकि आपको थोड़ी सी चीज मशक्कत करनी पड़े और आप अपने दिमाग का यूज करें और डेफिनेटली आप उसमें फिर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्लियर समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी बला होती है। ठीक है, चलो तो अब हमें ये समझ लेना है कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बला होती है, होने दीजिए, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं लगाना, ठीक है, कुछ नहीं लगाना। जब भी याद रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, प्लीज इसी सिंबल को, इसी फंडे को आप यूज में लाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊंगा क्लास 11 को अगेन से, बिकॉज ये जो ई नॉट ऑफ कैथोड भी आपको पता नहीं है अभी तक और आपको ई नॉट ऑफ एनोड भी पता नहीं है। लेकिन अगर आपने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा रेडॉक्स, सबने पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया रहे थे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो रेडॉक्स चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पर हमने पढ़ा था एसआरपी। एसआरपी का मतलब क्या होता था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जो कि हाइड्रोजन के बेसिस पे डिजाइन होता था दोस्तों, अगर आपको याद हो। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपने देखा था, ठीक है, ऐसा कुछ देखा होगा आपने यहाँ पर, और इसकी वैल्यू यहां पर 0.00 वोल्ट देखी थी बेटा, याद होगा सबको, खैर। ठीक है, सो उसके हाइड्रोजन के जो भी नीचे आते थे वो मेटल थे और उनकी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, एसआरपी की वैल्यू, और जो भी ऊपर आ रहे थे वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव कह सकते हैं, कॉपर वहां था, याद रखिए, और वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड दोस्तों याद रखना है, और ये हमेशा याद रखना है कि अगर रिडक्शन वैल्यू हो तभी यूज करेंगे, और नहीं है तो उसको चेंज कर लेंगे रिडक्शन फॉर्म में, अदरवाइज यहां पर आपको प्लस माइनस करना पड़ जाएगा। तो इसी फंडे को दिमाग के सुपर डुपर कंप्यूटर में फीड करना है आपको। ठीक है, सो क्या याद करना है, लेट सपोज मैं यहां पर जिंक कॉपर सेल का एग्जांपल देता हूं। आपको मान लीजिए दे रहा है यहां पर कि ई नॉट ऑफ जिंक अपॉन जिंक, जिंक आयन अपॉन जिंक का ये है माइनस ऑफ 0.76, और बेटा यहां पर ई नॉट ऑफ कॉपर आयन अपॉन कॉपर का है, ये आपको दे रहा है प्लस 0.34 वोल्ट। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, और आपको पता है ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है दोस्तों। ठीक है, सो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है,
और ई नॉट ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड पे बेसिकली क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा था, कॉपर का हो रहा था दोस्तों, आपको याद है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक वाले सेल का हो रहा था, जिंक वाले पार्ट का हो रहा था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.10 आ जाएगा, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। ओके, इतनी सी बात थी, लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि आपको तो मैंने बता दिया, आपको जिंक कॉपर सेल दिया हुआ था, तो आपने खट से बता दिया भाई, क्या बता दिया कि सर ये कैथोड में होगा, ये एनोड पे होगा। अब थोड़ा सा हम भाई इन जनरल बात कर लेना, क्योंकि हमें तो नया क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वहां पर। तो अगर मैं कोई नए क्वेश्चन की बात करूं और यहां पर आपको दे दिया जाए A2 प्लस अपॉन ए, एक कोई मेटल है लेट सपोज, इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट की वैल्यू 0.3 वोल्ट है, और एक B2 प्लस अपॉन बी है बेटा, और इसके लिए मान लीजिए 0.2 वोल्ट है, और यहां पर मुझे ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, यहां पर मुझे ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, लाजमी भी है, करना भी होगा। तो एक बात आपको याद रखनी है कि एनोड पे कौन रहेगा और कैथोड पे कौन रहेगा। एनोड पे कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका आरपी, इसका एसआरपी लेस होता है। फिर से याद रखिए, एनोड पर वो होगा जिसका एसआरपी लेस होता है, मोर लेस होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये बातें दिमाग में रख लीजिए भाई। यहाँ तो दोनों निगेटिव है सर, तो क्या करिए, मैंने कहा लेस होता है, तो किसका लेस होगा, 0.3 का लेस होगा, 0.2 ज्यादा है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या लगाएंगे, अगेन वही ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड लगाएंगे मेरे बच्चों। और यहां पर ई नॉट ऑफ कैथोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.2 प्लस 0.3, तो यहां पर 0.1 वोल्ट के आसपास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जंक्शन थी इसलिए मैंने आसपास बोला। ठीक है, और एक बात आपको फिर से याद रखनी है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है दोस्तों, तो वहां पर जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल है, वो पॉजिटिव होगा फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको याद आ रहा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो भी नेचुरली ऑकरस प्रोसेस होते हैं, इनके लिए याद रखना है कि ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। खैर हम बाकी बातों को बाद में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आशा करता हूं कि आप लोग को ई नॉट सेल एटलीस्ट कैलकुलेट करना तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि हमारी ये कोशिश करते हैं कि श्योर शॉर्ट की क्लास है, तो रिवीजन मोड पे ही काम कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल में बात हम करेंगे कभी, फिर कभी मिलेंगे तो, लेकिन अभी हमें रिवीजन करना है और अच्छा रिवीजन करना है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आपके साथ। ओके, अब बात ये आई कि भाई हम लोग किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या सर कोई स्पेसिफिक चीज होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, या मतलब हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वे है। ठीक है, क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है, हमें उसी स्टैंडर्ड वे को फॉलो करना होता है, वो गवर्न होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर रहा था, जिंक को कॉपर सल्फेट में अगर डिप करूं दोस्तों, तो क्या हो रहा था, जिंक सल्फेट बन रहा था और कॉपर बन रहा था। ये एक का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए अब मुझे इसको सेल के फॉर्म में चेंज करना है, और बात भी सही है, अगर मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बाइफर्केशन करना चालू कर दूं, तो आपको पता है जिंक जिंक रॉड पे जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना चाहिए, सेल से रिप्रेजेंट करना चाहिए भाई। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। सॉल्ट ब्रिज, ये जो पैरेलल लाइन होती है सॉल्ट ब्रिज होती है। अगर आपको याद नहीं रहना चाहता तो आप इसको याद कर लिया करिए, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर, ये सॉल्ट ब्रिज है। और जो भी हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं वो इलेक्ट्रोड यहां पर आ जाएंगे। जो लेफ्ट पार्ट है वो ऑक्सीडेशन का है, और जो राइट पार्ट है वो रिडक्शन का है। तो ये हमारा जो लेफ्ट पार्ट दोस्तों हम बनाएंगे, ये ऑक्सीडेशन हाफ है,
और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा रिडक्शन हाफ है। अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है, और बेसिकली जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कॉपर किसमें कन्वर्ट हो, सॉरी कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल पे कन्वर्ट हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको जरा यहां पर क्लियर वे पे पिक्चर आपकी लिख देता हूं ऐसे। तो यहां पर कॉपर आयन कॉपर में, जिंक जिंक आयन में, ठीक है। अब अगर आपको कंसंट्रेशन वगैरह दे दिया जाए तो आपको पता है जिंक सॉलिड है, कॉपर मेटल सॉलिड होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन एक्वस लिख लीजिए क्योंकि एक्वस मीडियम में है ये, तो यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी क्योंकि आयनिक फॉर्म में लिखे गए हैं। कोई दूसरा सेल लेते हैं, लेट सपोज मैंने लिखा Cu प्लस ट्वाइस AgNO3 gives CuNO3 whole twice प्लस ट्वाइस ऑफ Ag। तो क्या लिखेंगे, देखिए अगेन सॉल्ट ब्रिज बनाई मैंने, इलेक्ट्रोड्स बनाए, कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों भी, और Ag आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर आप रिप्रेजेंटेशन अगर क्लियर करना चाहते हैं, यहां पर सॉलिड, यहां पर एक्वस, यहां पर एक्वस, और यहां पर सॉलिड लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे ग्राहक को कहा जाता है ना कि दुकान से पर्ची लेना मत भूलिएगा, स्लिप लेना मत भूलिएगा, वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ये आप समझ रहे होंगे शुरू से, तो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर रहा हूं कि भाई हमें कैसे रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हाफ सेल भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि ऑक्सीडेशन हाफ क्या है इसका और रिडक्शन हाफ क्या है। तो अगर मैं यहां पर इस सेल के लिए बात कर लूं तो यहां पर मैं ऑक्सीडेशन हाफ की पहले बात कर लेता हूं यहां पर, और यहां पर दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूं रिडक्शन हाफ की बात कर लेता हूं साथ ही साथ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है, सिंपल आपको पता है जिंक कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन, सॉरी कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। दोस्तों मैं इस बात को फिर से रिकॉल कराऊंगा, देखिए अगर यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 मोल कह सकते हैं, तो यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल है, एक मोल के लिए 2 मोल लग रहे हैं। दोस्तों एक बात जानना यह भी जरूरी है कि यहां पर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर यूज्ड इन दिस केमिकल फिनोमेनन, तो आपको याद रखना है वो 2 ही आंसर है। कई बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि सर 4 होता है, नहीं 4 नहीं होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के दौरान बाहर रिलीज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड के रिडक्शन के दौरान एक्सेप्ट भी हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा आपसे कि मान लीजिए मैं मुझे इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए कि कितने होंगे इस केमिकल इक्वेशन में। तो देखिए कॉपर कन्वर्ट हुआ कॉपर आयन में, कितने इलेक्ट्रॉन खोकर, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, और सिल्वर एक्सेप्ट हुआ, सिल्वर आयन कन्वर्ट हुआ सिल्वर मेटल में, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन की बात करनी है, मुझे क्या बात करनी है, मुझे पूरी इक्वेशन की बात करनी है। सो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं 2Ag कर दूंगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, और यहां पर मैं 2Ag कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही एक्सेप्ट कराने होंगे, ये बहुत बड़ी मेरी मजबूरी होती है भाई। तो यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। तो चलिए इस हम लोगों ने मैं क्या समझा कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम लोग सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों एक बात मैं फिर से आपको रिपीट कराता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम लोग मेटल भी लिख देते हैं कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है। तो यहां पर मैंने मान लीजिए लिख दिया Pt सॉलिड, इसका मतलब यहां पर मैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहा हूं। तो उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको केवल मेटल से कंसर्न करना है कि कौन सा मेटल किसमें कन्वर्ट हो रहा है बस, ठीक है। सो आई होप सबको ये भी समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब लोग आगे प्रोसीड करते हैं फिर और आगे फिर और मजे करते हैं। चलिए अब मान लीजिए यहां देखिए इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, तो ये सैंपल पेपर के ही क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं कुछ अपने मन से आज नहीं नया करा रहा हूं, आपको याद रखना, क्योंकि मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूं जो बोर्ड का प्रिस्क्राइब सिलेबस में बार बार आपसे बोल रहा हूं।
बोल रहा है डिवाइस, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। डिवाइस द, ये डिराइव होगा बेसिकली, कई बार लोग गलती कर देते हैं, तो सैंपल पेपर वालों ने भी गलती की होगी। डिराइव द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेल रिएक्शन उन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है? जिंक, जिंक सल्फेट पे देखिए कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन मतलब H2SO4 H2 पे कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको इतनी तो बात समझ में आती होगी कि जिंक, जिंक आयन में कन्वर्ट कर रहा है, और जो बेटा हाइड्रोजन मतलब H आयन के फॉर्म में होगा, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। दोस्तों आपको ये भी बात पता है, आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देना और यहाँ पर 1 को ऐड कर लेना। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी किसी को दिक्कत हो रही होगी इसको समझने में, ठीक है। और बेटा अगर यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो फिर से वही सॉल्ट ब्रिज बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जिंक, जिंक आयन में कन्वर्ट करा दीजिएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस पे कन्वर्ट करा दीजिएगा, ठीक है। आई होप सभी को इतनी बात तो समझ में आती होगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाई इज नॉट पॉसिबल टू मेजर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना क्यों नहीं? क्योंकि याद रखना है हमें किसी ना किसी के बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है, किसी न किसी के रेफरेंस पे कैलकुलेट करना होता है, और हमें आप लिखना होगा क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग करेंगे। तो बिकॉज वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ठीक है। सो वी कांट राइट और वी कांट कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, ओके। सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। प्लीज लिख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे अभी, सो मैं इसलिए आपके लिए इसको यूज किया था। अब दोस्तों एक नई बात अपन समझते हैं। क्या समझते हैं कि भाई ये नस्ट इक्वेशन क्यों हेल्प होता है? हालांकि आप लोगों ने जब एनसीईआरटी को अगर पढ़ा होगा तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आप रिवीजन मोड पे काम कर रहे हैं। तो मुझे केवल ये जरूरी है कि हमें नस्ट इक्वेशन की मदद क्यों लेनी पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी बेटा इनॉट सेल था, तो फिर हमने नस्ट इक्वेशन की मदद क्यों ली? इसका रीजन एक ही होता है कि क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी सेल इक्वेशन पे देखा था। हम लोग और कोई भी टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो इन सबको देखते हुए यह याद रखना जरूरी है कि नस्ट इक्वेशन से हम लोग एट एनी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जरूरी है याद रखना। और कैसे कैलकुलेट करते हैं याद रखना है, हमें टेम्परेचर उस समय अजम्पशन कितना लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस ही लेना होता है। सो क्या करना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.591 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, ठीक है। लेट मैं यहां पर थोड़ा सा आपसे लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, मेरे पास कॉपर प्लस 2AgNO3 इज इक्वल टू क्या था, कॉपर नाइट्रेट था बेटा अपने पास, और ट्वाइस ऑफ Ag था। अगर यहां पर मैं इसका नस्ट इक्वेशन के हेल्प से लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? आपको पहले सेल इक्वेशन बेसिक समझ लेनी है। Cu प्लस ट्वाइस Ag प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस ट्वाइस Ag। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.59 अपॉन एन लॉग ऑफ, कैसे लिखेंगे इसको? प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अपन आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कॉपर आयन, ठीक है, Ag की होल स्क्वायर, आपको पता ही है ऐसे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग, जब भी हम लोग, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कॉपर अपॉन Ag आयन की कॉन्सेंट्रेशन की होल स्क्वायर। दोस्तों एक बात आपको पता है, क्या पता है कि जनरली जो मेटल होते हैं उनका एक्टिव मास क्या होता है? 1 होता है। जो सॉलिड होते हैं उनका एक्टिव मास 1 होता है। तो यहां पर कॉपर और सिल्वर दोनों की जगह 1 1 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा ई सेल क्या बचेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन का होल स्क्वायर। अगर कहीं पर स्टैटोमेट्रिक नंबर 1 होगा तो डेफिनेटली हम लोग पावर वहां पर 1 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और n क्या है? n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यूज हुए थे इक्वेशन में, यूज्ड इन सेल। सेल में या इक्वेशन में जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज किए गए, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग n की वैल्यू देते हैं। जैसे यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, तो डेफिनेटली हमें n की वैल्यू यहां पर 2 डालना होगा। ठीक है, कोई यहां पर 1 होंगे तो डेफिनेटली फिर हम वहां पर हमें क्या डालना होगा, 1 डालना होगा। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आती ही होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इस पे किसी को नजर आती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब मजा आएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि बिना क्वेश्चन के फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हुए करते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द M3/M2 half cell gives the relative stability between M3 and M2. The reduction potential values, मतलब ये है क्या, देखो ये है क्या कि सारे लोग बेटा किसमें कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, M3 से M2 में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। मतलब ये SRP उनके इस फॉर्म पे दिए गए हैं। ठीक है, ओके, ये दिए गए हैं, देखिए, ओके। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि किसको और क्या बोल रहे हैं कि किसकी स्टेबिलिटी +2 के फॉर्म में होगी और किसकी स्टेबिलिटी +3 के फॉर्म में होगी। दोस्तों आप थोड़ा सा ये तो समझते ही होंगे भाई कि मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूं गैल्वेनिक सेल में, जहां हम लोगों ने बात क्या की थी कि जो एनोड पे है वो उसको ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे कौन होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है। तो दोस्तों ये तो बात आपको समझ में आ गई कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, किसका कम है, क्रोमियम का सबसे कम है। तो इसका मतलब यह है कि क्रोमियम अपने आप को +3 में बनाना चाहेगा, मतलब क्रोमियम +3 पे बनाना चाहेगा। और उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है टाइटेनियम है, उसके बाद क्या है, Cr3, सॉरी, इसके बाद आपका क्या है, वेनेडियम है, और सबसे लास्ट में क्या है, मैग्नीज 3+ है। मतलब मैग्नीज अपने आप को Mn2+ में ही रखना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि +3 में वो कभी बदले। ठीक है, क्योंकि उसका +3 कैसा है, ओवर पोटेंशियल है, बहुत भयंकर उसके पास क्या आ रहा है, चीजें डेवलप हो जा रही हैं, और जिसके कारण वो नहीं चाहेगा कि कभी उसको +3 में बनाया जाए। इसलिए यहां पर जो स्टेबिलिटी की ऑर्डर होगी वो क्या होगी, जैसा कि मैंने लिखी है वही ऑर्डर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि +3 वाला सबसे स्टेबल कौन होगा, तो क्रोमियम, और +2 वाला तो मैग्नीज। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब, ओके, और आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ओके, और ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है a voltaic cell is set up at 25 डिग्री सेल्सियस विथ एल्युमिनियम अपॉन एल्युमिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया हुआ है, एंड निकल अपॉन निकल आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया गया है। राइट द इक्वेशन फॉर reaction that occurs when cell generate an electric current and determine the cell potential। देखिए पहली चीज तो यहां पर हम जब भी ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब भी ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे एक बात बहुत ही क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर हमें क्या दिया जाएगा, यहां पर हमें दिया जाएगा कि भाई एल्युमिनियम की एसआरपी कितनी है, पहली चीज, और निकल की एसआरपी कितनी है, वो दी जाएगी। इसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना हो, क्योंकि बिना एसआरपी के आप इनॉट सेल कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई क्या, आप भी क्या, मैं भी नहीं कैलकुलेट कर सकता, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ याद है भाई। जब तक हमारे पास रेफरेंस टेबल नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो ई सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जरा थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि बेटा कि यहां पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और निकल का रिडक्शन हो रहा है। ऐसा कोई बिल्कुल जरूरी नहीं कि होगा, बट मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो एल्युमिनियम प्लस निकल 2+, समझ रहे होंगे मैं कैसे लिख रहा हूं, गोस टू एल्युमिनियम 3+ प्लस निकल। ठीक है, यहां पर एन की वैल्यू दोस्तों आपको पता चल रही होगी कितनी आ रही है, क्योंकि एल्युमिनियम जब बेटा Al3+ में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, और इन द सेम वे यहां पर निकल जब 2+ अपने आप को रिड्यूस कर रहा है तो निकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो यहां पर आपको 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऊपर, और नीचे आपको किसका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए बन क्या जाएगा, यहां पर मैं नीचे से अच्छे से नोट करके बताता हूं आपको। 2Al gives
2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3Ni2 प्लस गिव्स 3Ni। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब आपने क्या यूज किया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल पता होगा या नहीं पता होगा तो वैल्यूज होंगे, जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं 0.0591 अपॉन 6 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट में एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम में उसके पास कितना आ रहा है, तो Al3 प्लस का होल क्या हो जाएगा थ्राइस हो जाएगा ना मेरे, सॉरी होल ट्वाइस हो जाएगा ना, मतलब होल स्क्वायर इनटू, और क्या आ रहा है बेटा, और निकल आ रहा है तो निकल में तो Ni की होल पावर 3 बन जाएगी अपॉन, यहां पर बेटा हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा एल्युमिनियम बन जाएगा तो Al की होल पावर 2, और यहां पर बेटा Ni2 प्लस की होल पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपको पता होता है, ये आपको निकाल लेंगे, और ये वैल्यूज आपको एज इट इज दी हुई है, क्योंकि आपको पता है बेटा एल्युमिनियम अपॉन एल्युमिनियम 3 प्लस का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो आराम से आप इसको पहले तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -6 इसको रेसिप्रोकेट कर देना तो 10 टू द पावर +6 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और ऐसे ही बेटा ये हमें चाहिए एज इट इज फॉर्म में चाहिए, तो ये होल क्यूब में चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका 0.50 का होल क्यूब, आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, और लॉग की वैल्यू आपको दी होती है। ठीक है, मैं हालांकि मुझे टाइम मिलेगा इस सेशन के बाद तो मैं आपको लॉग भी थोड़ा सा बहुत बता दूंगा, बट अभी आपको बस एज इट इज वैल्यू नोट कर लेनी है, और क्योंकि एग्जाम में वैल्यूज थोड़ा सा सिंपलर ही होती हैं, तो लॉग ऑफ ये कितना हुआ 10 टू द पावर +6 बन जाएगा इनटू, और ये कितना बन जाएगा 0.50 का होल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और यहां से ये आपको पता ही है, तो ई सेल आ जाएगा, ई सेल नॉर्मली क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं प्रोसेस को, ये अच्छा चेक करने का तरीका भी होता है अपने पास। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, सही समझ में आया होगा मुझे ऐसा लगता है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए उन्होंने बस नेक्स्ट इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है। सो जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि मैं सारे टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं एक आपके लिए स्लिप लगा दी है, ताकि आप जब लास्ट में रिवाइज करें तो आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। दोस्तों ये इन जनरल था, जब टेम्परेचर हमने नहीं लिया था कोई तब की बात थी, और अगर मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मार्क कर लिया है या 298 केल्विन मार्क कर लिया है, तो फिर ये इक्वेशन आता है, इसको ही हमें लर्न करना है या हमें इसे ही यूज करना है, क्योंकि इसको इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन है, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ये कंडक्टेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले ही बोल दिया था कि हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर वो क्वेश्चन मिला और मैंने एज इट इज यहाँ पर आपको रख दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ, मतलब ई नॉट सेल या ई सेल ही बोलते हैं उसका मतलब, और डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करनी है। हालांकि मैं डेल्टा जी को भी बाद में कैलकुलेट करूंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि मुझे डेल्टा जी का कैलकुलेट करना था। तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जैसा कि आपको पता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। ई नॉट ऑफ कैथोड आपको दिया गया है 0.80, क्योंकि मैंने कहा बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कितनी है 2.37, यहां से आपका ई नॉट सेल आ जाएगा वोल्ट में। क्लियर है बेटा? अब देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होता है, और बेटा यहां पर जो सिल्वर आयन है वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 और यहां पर लगा दोगे, ये तो आपको क्लियर पता ही है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.591 अपॉन एन की वैल्यू कितने डालेंगे, 2 डालेंगे बेटा, लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, या प्रोडक्ट में क्या है मैग्नीशियम 2 प्लस। ओके, और क्या आ रहा है एजी की होल स्क्वायर अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है मैग्नीशियम, और रिडक्शन हो रहा है एजी प्लस का, तो एजी प्लस की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा ये मेटल है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 डाल देंगे। अब मैग्नीशियम 2 प्लस आयन ही आपको मिल रहा है, और मैग्नीशियम 2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है बेटा, तो यहाँ पर आपका 0.01 आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर AgIn की कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -4 है, समझ में आती होगी, 10 टू द पावर -4 है बेटा, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -8 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर 10 टू द पावर -2 होगा, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ई नॉट सेल आपको पता ही हो जाएगा कितना हो जाएगा। यहाँ पर अब वैल्यू पुट करना। इसको अगर लॉग को थोड़ा सा मैं बता दूं तो देखो बेटा, लॉग कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ यहाँ बन जाएगा 10 टू द पावर -2 और ये बन जाएगा 10 टू द पावर -8। इसको सॉल्व करेंगे बेटा आप, तो लॉग ऑफ ये बन जाएगा 10 टू द पावर +6 ऊपर जाएगा तो, और ये आ जाएगा 6 log 10। आपको पता है बेटा log 10 1 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको वैल्यूज आने लगेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद पिछला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा और फिर मुझे अलग से बहुत ला की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से मैंने एक एग्जांपल पर से क्वेश्चन उठाया है बेटा, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कैलकुलेट ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, ई सेल दिया गया है, उल्टा है, यहाँ पर ई नॉट सेल करना है, ई सेल दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0591। बार बार इक्वेशन लिखेंगे तो लर्न होने की अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है। लॉग ऑफ क्या ऑक्सीडेशन हमें क्या जा रहा है, प्रोडक्ट में क्या जा रहा है, एल्युमिनियम की होल स्क्वायर इनटू कॉपर का होल क्यूब अपॉन Al की होल स्क्वायर अपॉन Cu2+ की होल क्यूब, ये जा रही है ना। ओके, वेरी गुड। अब क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर देखो बेटा, कॉपर Al3+ में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, नीचे से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे बेटा, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 6 होता है, इसलिए n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू आपको पता है, ई सेल की वैल्यू कितनी है, 1.98 है। ई नॉट सेल आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, 0.06 भी रख सकते हैं अप्रोक्स में, अपॉन ये 6 बन जाएगा। और ये कॉन्सेंट्रेशन वगैरह का यूज कर लेना, तो एक बार होपफुली आप लोग इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, यूजिंग द ई नॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी प्रेडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। देखो क्या बोल रहा है, इसका मतलब देखिए, ये है तो क्वेश्चन थोड़ा सा रस्टिंग का है, बट आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में ये भी हो सकता है कि किसी मेटल की प्लेट को हम दूसरे मेटल अगर आयरन पे लगा दें तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो मरता है, आयरन नहीं मरता है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि बेटा देखो, आयरन की कितनी है, ये है बेटा, और हमें वो एलिमेंट चाहिए जो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो सके, आयरन को ऑक्सीडाइज ना कर पाए, मतलब जो आयरन से ज्यादा टेंडेंसी रखेगा ऑक्सीडेशन करने की, डेफिनेटली उसको ही यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, जितनी वैल्यू नेगेटिव होती है उतना ऑक्सीडेशन आसानी से होता है एसआरपी का। ठीक है, एसआरपी का वैल्यू जितना नेगेटिव होता है, तो यहां पर ऑलरेडी बेटा आयरन की वैल्यू -0.44 है, मतलब इससे नेगेटिव ही होना चाहिए वैल्यू, इससे कम ही होना चाहिए वैल्यू, और ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है, इसलिए आपको क्या लिखना है कि सर, और वहां तो सर लिखोगे नहीं, तो वहां पर क्या लिखोगे, बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर नेगेटिव और मोर लेस एज कंपेयर टू आयरन, सो डेफिनेटली द कोटिंग ऑफ ए मेटल और एस मेटल शुड बी डन। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा करते करते थोड़ा सा मजा आ रहा होगा क्लास में अब, और आपको अब थोड़ी सी यहाँ पर लर्निंग अच्छी होगी, ऐसा मुझे आशा करता हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है बेटा, द 2 हाफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर गिवन बिलो। ठीक है, 2 हाफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दिए हुए हैं, एक मैग्नीज हाफ है बेटा और एक टिन हाफ है, स्टेनस हाफ है बेटा। और आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, build a redox reaction from the 2 half and calculate the cell potential from the following data। ठीक है, ये आपको करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो दोनों ही किस फॉर्म में दिए गए हैं, ये देखिए बेटा, थोड़ी सी यहाँ पर उन्होंने कलाकारी करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेटा टिन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ के फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन
हाफ के फॉर्म में लिख दिया गया है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको रिडक्शन फॉर्म के हिसाब से ही लिखना पसंद करेंगे अपन, इसको रिडक्शन फॉर्म के ही से लिखना पसंद करेंगे। तो बेसिकली इसे क्या लिखेंगे, Sn+4 इस गोज टू Sn2+ प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका SRP कितना बन जाएगा, -0.15 वोल्ट बन जाएगा, क्योंकि हमने पूरी रिएक्शन को पलट दिया है। अब ये आपसे बोला जा रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, और जिसका वैल्यू कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से बेटा आपका E0 सेल पता चल जाएगा। ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन हमने लिख ही लिए हैं, दोनों को रिडक्शन फॉर्म में लिख ही दिया है। एंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फ्रॉम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, आल्सो प्रेडिक्ट, ठीक है, द रिएक्शन इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फेवर्ड। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर्ड है या रिएक्टेंट फेवर्ड है। इसका मतलब ये है कि हम लोग बेसिकली बना तो रहे थे Sn+4, लेकिन बन क्या रहा है, Sn2+ बन रहा है फाइनली। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ पर MnO4 से Mn2+ बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बनाना है Sn2 से Sn+4 बनाना है। तो डेफिनेटली हमें बनाना किसको है, अगर मुझसे बोला जाए कि मैं बनाना किसको चाहता हूं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है 10 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Sn2 से Sn+4 बन रहा है, और Sn+4 बन रहा है, दैट मींस ये क्लियर हो गया है कि हम प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं। ऊपर वाले में भी हम रिडक्शन करा रहे हैं, अगर ध्यान से देखिएगा MnO4 माइनस से Mn2+ जब बनता है तो रिडक्शन होता है, और रिडक्शन ही हो रहा है, इसका मतलब हम प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये रिएक्शन किसको फेवर करेगी, ये प्रोडक्ट साइड को फेवर करेगी। ठीक है, बात है, क्या बात है, कैसे रिजल्ट निकाला, कि जैसी रिएक्शन जा रही है उसी को चेक करना था एक बार बस। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्लीज बोर मत होइएगा, क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, बट हाँ मैं आपके लिए जब आप समराइज फॉर्म में देखेंगे तो बहुत आपको मजा आने वाली है, ये भी आपके लिए एक फायदा होने वाला है। ओके, अब देखिए यहां पर एक अनसीन पैसेज भी लेकर आया हूं, हो सकता है कि अनसीन पैसेज लोग ना करते हो, बट हाँ क्योंकि हमें तो सारा सब कुछ देख के चलना है, तो हमें एक यहाँ पर अनसीन या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप से करना है। तो पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल को डिफाइन किया उन्होंने, और पोटेंशियल के बेसिस पे इन्होंने चीजों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चंस की बात करूं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन की इन्होंने बात की है। याद रखना है दोस्तों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट होता है, जैसे कि मैं आपको रिकैप दे चुका हूं कई बार। पहला बोल रहा है व्हाट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल इज फाउंड। ठीक है, जब कभी भी किसी के रेफरेंस पे, किसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पता करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इज फॉर हाइड्रोजन बेसिकली, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इज यूज्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद रखना है प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड किसी भी रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कॉपर ले लिया, तो कॉपर का फंक्शन लागू हो जाता है अगर कोई रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर कोई प्लैटिनम टाइप का इलेक्ट्रोड ले लिया है या हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले लिया है, तो दीज आर योर इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इनका रिएक्शन में कोई बला नहीं होती, इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और रिएक्शन ऑटोमेटिक आगे प्रोसीड करती जाती है। ओके, तो इसलिए इनको हम लोग यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको पता ही है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बेसिस है कि स्टैंडर्ड वैल्यू किसी के रेफरेंस पे, ओके, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और डी बोल रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटा, और ये देखिए यहाँ पर E0 सेल दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन वगैरह दी गई है, आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन कर लेंगे लॉ के अंदर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं था, कुछ थ्योरेटिकल सेंस था, वो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने आपसे डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, गिब्स फ्री एनर्जी। मैंने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। याद रखना है बेटा, गिब्स एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, यूजफुल एनर्जी होती है, यूजफुल एनर्जी फॉर वर्क डन। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी केमिस्ट्री में हम लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी कम होती है, सो
हम लोग इसे माइनस साइन के साथ यूज करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल, और अगर आप केवल डेल्टा जी को कैलकुलेट करते हैं तो माइनस एन एफ ई सेल। आपको पता है एन वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने यूज किए थे बेटा, याद रखना है एन वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि एफ क्या है, एफ है फेराडे चार्ज है, और आपको पता है बेटा 1 फेराडे में नियर अबाउट टू 96,500 कूलम्ब होते हैं, तो ये आपका एक फेराडे चार्ज होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब याद रखना है बेटा कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने ई नॉट सेल के लिए बात करी थी, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए दोस्तों, ठीक है, यहां पर जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। ठीक है, और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होती है, वो मोर देन 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने को भी आता है विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन, तो वो भी देखेंगे। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ रखा है एट अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको पता है बेटा ई नॉट सेल ई सेल कितना होता है। ठीक है, यहां पर जो ई सेल होता है बेटा वो कितना होता है, ऑब्वियसली 0 होता है। यहां पर जो ई सेल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और आपको पता है क्या पता है बेटा, ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.591 अपॉन एन लॉग ऑफ, क्या होता है यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, होता है कि नहीं। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। ई सेल हो गया आपका 0, तो यहां से ई नॉट सेल इक्वल टू ये हो गया क्या, 0 बेटा, इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ 0.591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्या हो गया, के हो गया। तो यहां पर लॉग के की वैल्यू क्या आ गई, लॉग के की वैल्यू आ गई एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 हो गया, ये आपका लॉग के हो गया। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है के की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, के की वैल्यू आ गई। होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई बहुत प्रॉब्लम होगी इस बात पे। ठीक है, जब वैल्यूज दिए जाएंगे हम उसका एज इट इज यूज करेंगे। तो ये थी बात हमने गिब्स एनर्जी चेंज की। ठीक है, कैसे गिब्स एनर्जी को रिलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इनॉट सेल से, और इनॉट सेल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक आपको ये भी बातें समझ में आ गई होंगी मेरे भाइयों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ये एक फिर से रेफरेंस स्लिप आपको दी गई है, तो आप इसको प्लीज देख लीजिएगा एक बार। आपको 11th क्लास के अंदर आपने डेल्टा जी नॉट को भी पढ़ा होगा। डेल्टा जी नॉट और के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे रिलेशन था। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग के। ठीक है, और ये सब मैंने आपको कर रखा है, तो ये तो आपको समझ में आता ही होगा। तो ये अच्छी बात थी। इसमें से जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रखना होगा। ये एनएफई कैसे आया है बेटा, केवल हमने डेल्टा जी की जगह एनएफई रख दिया है। ठीक है, और ये हम तो पिछले वाले उसमें सेशन में किया था, मतलब पिछले वाली स्लाइड पे जस्ट किए थे, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी इसमें कोई बहुत दिक्कत होगी। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स के फॉर्म में अगेन वो मैं फिर से बता चुका हूं, तो ये देखिए कब की बात है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, डेल्टा जी कब लेस देन 0 है, कब मोर देन 0 है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस है तो मोर देन 0, स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन 0। ई नॉट सेल का वैसे ही है, उल्टा हो जाता है, जी डेल्टा जी के जस्ट उल्टा चलता है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। ऑलरेडी ये भी हो गया होगा। ठीक है, चलो, तो अब मैं आपसे बात करता हूं। ये क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ा आराम से करेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा से फैराडेस क्लास करने होंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगा बेटा, अभी अभी के लिए जो मैं बात करूंगा आपसे, वो बात करूंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। देखिए, मैंने अभी तक आपसे केवल बात किसकी की थी, मैंने केवल और केवल गैल्वेनिक सेल की दोस्तों बात की हुई थी आपसे।
मैंने किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अभी तक बात नहीं की गई थी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली होता क्या है, क्या होती है ये भला, ठीक है। तो याद रखना है, हमने हमारे पास बेटा जो गैल्वेनिक सेल था, आपको याद होगा, गैल्वेनिक सेल में बेटा हमारे पास जो ई0 सेल आया था वो कितना आया था, 1.1 वोल्ट आया था। हमारे पास कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद भी रखना होगा, हमारे पास कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी, ठीक है। तो अगर हमने इस पे थोड़े से वेरिएशन करना चालू किए, अगर हमने कोई बैटरी लगाना चालू की, अगर हमने कोई बैटरी लगाना चालू की, एक्सटर्नल बैटरी लगाई बेटा, यहां पर मान लीजिए मैंने कोई यहां पर एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई, लेट्स सपोज, और यहां पर मैंने रियोस्टेट से उसका लोड वगैरह कम किया, ज्यादा किया, ये हमारी एक्सटर्नल बैटरी है बेटा, ठीक है। और मान लेते हैं कि कभी हमारा जो वोल्टेज है वो 1.1 है, कभी 1.1 से कम है, कभी 1.1 से ज्यादा हो सकता है ना। अगर वो 1.1 के बराबर होगा, मतलब वो जस्ट अपोजिट काम करेगी, मतलब जैसे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो क्योंकि बाहर से उतना ही फोर्स आ रहा है, उतना ही पोटेंशियल आ रहा है, उतना ही ईएमएफ आ रहा है, तो ये बेटा अगेन डोमिनेंट इफेक्ट को कम करेगी और नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा और सर्किट पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अगर आपका वोल्टेज 1.1 के बराबर है तो कोई भी वोल्टेज, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बात करता हूं कि 1.1 से ज्यादा है और 1.1 से कम है, अगर 1.1 से एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज कम है, तो डेफिनेटली आपको याद रखना है उस समय अभी भी विनर कौन होगा, इंटरनल सर्किट ही विनर होगा, क्योंकि वोल्टेज कम है, और वोल्टेज कम है तो डेफिनेटली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बेटा, अगर हमारा वोल्टेज जो ई एक्सटर्नल है वो मोर देन 1.1 वोल्ट है, तो यहां पर जस्ट अपोजिट चीजें होंगी। यहां पर बेटा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस स्पेशल सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिंक जहां पर एनोड का काम कर रहा था वहां कैथोड का काम करेगा, और जहां पर कॉपर एनोड कैथोड का काम कर रहा था वहां पर एनोड का काम करेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा था, अब जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट होगा। यहां पर कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था गैल्वेनिक सेल में, यहां पर कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। ये दोस्तों बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि यहां पर जिंक आयन जिंक पे कन्वर्ट होगा और बेटा कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा। ये इसके रिस्पेक्ट में ये बात भी आपको याद रखना जरूरी है। और कई लोग ये भी कहते हैं, और ये हमें जानना जरूरी भी है, कई लोगों ने आपने सुना भी होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा, ये बेसिकली चार्जिंग होती है सेल की, उस टाइम की इक्वेशन होती है। तो जो चार्जिंग की इक्वेशन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है डिस्चार्जिंग की इक्वेशन की। मतलब जो प्रोडक्ट थे वहां पर वो रिएक्टेंट हो गए, और जो रिएक्टेंट थे बेटा वो प्रोडक्ट हो गए। दैट इज योर बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हालांकि आप मैथमेटिकली इससे मैथमेटिकल टूल का यूज करके ऐसे बता सकते हो, व्हेन वी अप्लाइड द वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल जिंक कॉपर सेल 1.1 volt, more than 1.1 volt, this cell is that time known as electrolytic cell. At that time क्या क्या होता है, प्रोसेस प्लीज लिख दीजिएगा आपको, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह भी चेंज हो जाएगा, वो तो आप समझ ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पर उन्होंने बताया भी है स्लिप बनाकर, वही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में बेटा, और बाकी चीजें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन पॉइंट की बात हुई, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंडक्टेंस। देखिए, तो इस तरह से हमने एक पार्ट पूरा पूरा भी कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट में क्या क्या किया, केवल सेल को कितना डिटेल में देखिए हमने डिस्कस किया, सेल किए, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई0 सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सेल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हाफ सेल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं, ये सब सारी चीजें हमने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस की। अब जो हमारी बात है बेटा वो बात है कंडक्टेंस की बात है। किसकी बात है, कंडक्टेंस की बात है। तो देखिए कंडक्टेंस होती क्या है, आपसे पूछा जाए कोई कोई बात, ये देखिए अगर मैं कंडक्टेंस वगैरह की बात करूं तो आपको पता है बेटा ये फिजिक्स का वर्ड है। किसका वर्ड है, फिजिक्स का वर्ड है। तो मान लीजिए मैंने कोई वायर लिया एक नॉर्मली,
और अगर मैंने यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस R ओम ले लिया, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R ओम ले लिया बेटा, ठीक है, तो डेफिनेटली जो कंडक्टेंस है इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको G से डिनोट करते हैं, तो G इज इक्वल टू 1/R, या बेटा इसका यूनिट क्या होगा 1/ओम, ठीक है, या ओम इनवर्स, ठीक है, इसे हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंस भी बोलते हैं। याद रखना है बेटा, जब हम लोग कंडक्टेंस करते हैं तो उस समय कंडक्टिविटी भी आपको सीखना जरूरी है। आप लोगों ने सीखा होगा, जानते होंगे 10th क्लास के अंदर फिजिक्स में R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो रो होता है वो रेजिस्टिविटी होती है। अगर मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये आ गया बेटा 1/R, 1/रो इंटू A/L, ठीक है, 1/R आपको पता है G हो गया, ठीक है, 1/रो आपको पता है ये हमारा इसे कप्पा से डिनोट करते हैं, ओके, और A/L बेटा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कप्पा बताऊं तो यहाँ पर G इंटू L/A आ गया। बेसिकली कप्पा क्या है, अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज योर कप्पा, तो इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। याद रखना है बेटा, ये रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है और इसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। और अगर आप इसके यूनिट की बात करेंगे तो जी का यूनिट सीमेंस है, और लेंथ अपॉन एरिया तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स बेटा, ठीक है, इसका यूनिट होता है, ठीक है, तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है, दैट इज योर कंडक्टिविटी। दोस्तों क्योंकि हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते रहते हैं, आयंस के साइज वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए हम जब भी कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन की निकालते हैं तो वहां पर मोलार कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। हालांकि एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा कि व्हाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी फ्रॉम कंडक्टिविटी सेक्शन। तो याद रखना है, ये आपके नॉलेज के लिए केवल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम बहुत रिकैप करके पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है, बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ रहे हैं। हमें याद रखना जरूरी है कि हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी की ओर, क्योंकि हमें कई चीजों को, फैक्टर को समझना है, साइज ऑफ कैटायन एनायन, साइज ऑफ एनायन, या साइज ऑफ, या बेसिकली डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग मोर प्रोडेंट वर्ड को यहाँ पर पढ़ते हैं और वो है मोलर कंडक्टिविटी, वो वर्ड है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमारा वो वर्ड आता है बेटा। और मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, याद रखना है बेटा, इट इज योर डिनोटेड बाय लैम्डा एम, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/C बेटा, वेयर सी, ये आपका याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन होता है, सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, याद रखना है बेटा, ये फार्मूले जरूर आपके दिमाग के सुपर डुपर कंप्यूटर में फीड होने चाहिए। ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनती है, कप्पा तो आपको पता ही है, तो इसकी डायरेक्ट यूनिट लिख लीजिए, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, कॉन्सेंट्रेशन की होती है, वहीं से मैं बनाऊंगा ये, ठीक है। तो ये आपको 3 वर्ड समझ में आए, व्हाट इज योर रेजिस्टेंस, व्हाट इज योर कंडक्टेंस, व्हाट इज योर रेजिस्टिविटी, व्हाट इज योर कंडक्टिविटी, व्हाट इज योर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट था और ये वाला इंपॉर्टेंट काफी फार्मूला था, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अभी अपन। तो ये हो गया आपका, क्लियर है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मेटेलिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर कम करने पे बढ़ती है, ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ठीक है, तो ये जनरल सी चीज थी, एक बार देख लीजिएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते इसे, लेकिन और ये भी आपको हो गया था, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया है, कपा कपा 1/R इंटू एल, 1/R इंटू ए, सेल कांस्टेंट। हाँ देखिए, यहाँ पर सेल कांस्टेंट पे समझा देता हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैं डायरेक्ट मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई आप सेल डिजाइन कर रहे हैं, किसी 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 सेल में आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, ठीक है, फिर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगी,
कंडक्टिविटी वगैरह में फर्क पड़ेगा ना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो याद रखना है बाय द वे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन और कंडक्टिविटी दी जाए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन और कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछे, मान लो किसी एक को दिया गया और दूसरे की वैल्यू पूछे, तो याद रखना है यहाँ पर बेटा हमें वो वैल्यू पता चलती है सेल कांस्टेंट के थ्रू, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल के दौरान ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोस्तों। और इसकी वजह क्या है वो आपको मैंने बता रखी है, अभी भी जस्ट बताई, ये जी स्टार से डिनोट करते हैं बेटा, और ये होता है आर इंटू कप्पा, या बेटा ये एल बाय ए, इसको आप कैसे भी डिनोट कर लो, आर इंटू कप्पा या एल बाय, जो भी वैल्यू दी जाए उस हिसाब से आप आर की वैल्यू निकाल लेना। मान लीजिए बेटा किसी सेल कांस्टेंट किसी का मान लीजिए है 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इनवर्स है मान लो, ठीक है, लेट सपोज, और कॉन्सेंट्रेशन इसकी 2 मोल पर लीटर दी गई है। मान लीजिए मोलर कंडक्टिविटी इसकी दी गई है, लेट सपोज कुछ दिया गया, मान लीजिए 5 के आसपास दिया गया है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दी गई है और मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो याद रखना है बेटा हमें इसी की मदद लेनी होती है वहां पर। यहां पर हमें इसकी कंसेंट्रेशन मान लीजिए 10 दे दी गई है और मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो याद रखना है हमें इसी की मदद लेनी होती है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां से आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी से कप्पा आ जाएगा, और वहां से हमें पता ही है कि आर इंटू कप्पा, अगर कप्पा नहीं पता था तो कप्पा यहां से भी पता कर सकते थे, ठीक है, अगर आपको आर पता है तो आराम से कप्पा पता हो जाएगा और यहाँ पर कप्पा वैल्यू पुट कर देना तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने कई तरीके से सिखाया इसको, बशर्ते आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अगर मुझे आगे टाइम मिला तो मैं इस प्रॉब्लम को आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम को कर लीजिएगा, बशर्ते करना है सही जैसे मैं बता रहा हूँ, और कहीं एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, अभी मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, ज्यादा डिटेल में चीजें तो नहीं बताई, हाँ बस जितनी बताई वो श्योर शॉर्ट थी बिल्कुल, क्योंकि हम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज। The electrical resistance of a column of 0.05 molar KOH solution of length 550 centimeter and area of cross section is given is इतना इतना ओम। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी दोस्तों क्या होती है, रो होती है, आपको पता है, और आपको पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए होता है। आपके पास एल पता है, आपके पास ए पता है, आपके पास आर पता है, तो क्या रो नहीं आ पाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकेट कर देना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय सी, कप्पा आ ही चुका है आपका कंडक्टिविटी से, कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है इतनी, आराम से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा ही करना है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपसे बात करता हूं, क्या बात करता हूं कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बस वेट कर रहा हूं, थोड़ा सा अभी इसके बाद ही मैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, तो उसमें ये आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है, बट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वहां पर इसको कर लेंगे अच्छे से, और या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन वहां पर समझा दूंगा, उसके बाद आप ये आराम से कर सकते हो, हालांकि क्वेश्चन आता है देखिए, और 2020 में पूछा गया है, मतलब बिफोर कोविड के पहले, उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट तो है ये, खैर ये तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें करना होगा, ठीक है, अच्छी बात है, और बढ़िया है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ भी गई तो हम वापस से उसी क्वेश्चन पे जा भी पाएंगे अगेन। देखिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, मतलब आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये कौन सी बला है, तो याद रखना है हमें ये बताना है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बताएंगे कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, बस इतनी सी बात है कि ये बेसिकली हमें क्या समझाता है कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है। क्यों, आप तो सोचोगे सर ये क्या यार, ये तो हम पता ही कर लेते हैं, नहीं, कभी कभी क्या होता है, देखिए जैसे मैं लिख देता हूं इस पे, इट इज द मेथड, it is the method by which we can justify which reaction is carried out in cathode and which is carried out at anode।
ठीक है, कौन सी रिएक्शन कैथोड पे हो रही है और कौन सी एनोड पे हो रही है बेटा, बस इसकी हमें पहचान करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए बेटा हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, मान लीजिए मुझे यहां पर दो रिएक्शन दे रहे हैं, यहां पर एक कैथोड पे कुछ हो रहा है मान लीजिए, और एनोड पे क्या हो रहा है। अगर कोई थोड़ा सा जानता होगा तो मुझे ये तो समझ में आता होगा कि डिस्चार्जिंग किसकी हो रही है। भाई देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, मान लीजिए ये हो रहा है A2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू A, लेट सपोज, एंड B2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू B। और यहां पर मान लीजिए क्या हो रहा है एनोड पे, मान लीजिए यहां पर X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड Y गोज टू Y प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है मान लीजिए 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, और एनोड पे दे रखा है मान लीजिए माइनस ऑफ 0.1 वोल्ट और माइनस ऑफ 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बेटा, कैथोड पे पता है रिडक्शन होता है, और रिडक्शन किसका होता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, तो इस वाले को गवर्न करोगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो कम किसका है, कम इसका है, तो ये वाली होगी। तो बेसिकली कैथोड पे बी आयन चेंज होता है बी में, और एनोड पे क्या है, वाई आयन चेंज, वाई मेटल या वाई एलिमेंट चेंज होता है वाई आयन में, ये है। तो दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव टू सिलेक्ट कि विच इज द फेवरेट वन, कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, बस इसी काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई बारी की रिएक्शन हो रही होती है, होना किसी को चाहिए लेकिन हो कोई भी जाता है, तो वो एक एक्सेप्शन होता है। ये जनरल तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, जनरल तो आप लोग कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन आप कोई एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इरेज करता हूं अभी और डायरेक्ट मैं एक्सेप्शन की तरफ मूव कर जाता हूं। वो क्या है बेसिकली समझ लेते हैं। वो ये है, मान लीजिए कि यहां पर मैं आपको NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस देता हूं, NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस में दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए, यहां पर NaCl टूटेगा तो बनाएगा बेटा Na आयन प्लस Cl आयन, और बेटा वाटर टूटेगा तो क्या बनाएगा H आयन प्लस OH आयन। ठीक है, आपको पता है बेटा कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा Na आयन प्लस H आयन। ठीक है, और एनोड पे कौन जाएगा, Cl आयन प्लस OH आयन जाएगा। अब मैं बारी बारी से जरा इनके रिडक्शन पोटेंशियल लिख देता हूं बेटा, कि किसके रिडक्शन पोटेंशियल क्या होंगे, तभी मजा आएगी, अदरवाइज तो मजा आने वाली नहीं है, आपको सच्चाई हो जाएगी। चलिए, तो मैं मान लीजिए यहां पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे देता हूं बेटा, ये यहां पर जो E नॉट ऑफ Na प्लस अपॉन Na दे रखा है, वो दे रखा है माइनस ऑफ 2.71 वोल्ट दे रखा है बेटा, और E नॉट ऑफ H प्लस अपॉन H2 आपको पता ही है कितना होता है, सभी को पता है इतना होता है। इसी तरह अगर बेटा मैं यहां पर आपको बताऊं, यहां पर क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के लिए, मतलब बेसिकली OH का आयन के लिए मैं बात करूंगा बेसिकली यहां पर, तो यहां पर देखते हैं क्या होगा। यहां पर जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने कैथोड में, सॉरी एनोड के लिए, वो Cl आयन किस में कन्वर्ट करेगा, Cl2 में कन्वर्ट करेगा, और यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो नियरली 1.36 वोल्ट के आसपास दे रखी है। और ऐसे ही क्योंकि वाटर वाटर कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में, क्योंकि रिडक्शन करा रहे हो, सॉरी रिडक्शन करा रहे हो, तो बेसिकली रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना, है ना, यही होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना। ठीक है, तो कैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर जो वैल्यू देखेंगे बेटा अपन, वो देखेंगे ट्वाइस ऑफ वाटर इज इक्वल टू O2 प्लस 4H। तो यहां पर बेटा जो आपका वैल्यू दे रखा है मान लीजिए E नॉट सेल, वो कितना दे रखा है 1.23 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपको वैल्यूज दे रखे। ठीक है, नॉर्मली आपका जो फंडा कहता है, फंडा क्या कहता है कि किसको होना चाहिए,
देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन उसका होता है बेसिकली जिसका ई नॉट सेल ज्यादा होता है, तो ये वालू फंक्शन ये वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये पहचानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। भाई ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका ई नॉट सेल कम होता है, जिसका ई नॉट सेल कम होता है डेफिनेटली उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, लेकिन इसका नहीं होता है, इसका नहीं होता है, ये एक मजे की बात है। 1.23 वाले को होना चाहिए था, लेकिन 1.23 वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा, ओवर पोटेंशियल। ये मैं स्पेशली बता रहा हूं बेटा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बेटा यूज होता है, याद रखना है। कॉन्सेप्ट यूज होता है, ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका ई नॉट सेल कम होता है उसका होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, ओवर पोटेंशियल। व्हाट इज ओवर पोटेंशियल, एक्चुअली ये रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रही है, ये रिएक्शन जरूर 1.23 वोल्ट की है, कम है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है। सो वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू कम अप। ठीक है, हमें क्या करें, करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा, इतनी देर में Cl माइनस ऊपर निकल जाएगा और वो जीत जाएगा। याद रखना है, इसीलिए ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल बेटा हमें Cl माइनस को ही प्रेफरेंस देनी होगी, यही प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। ठीक है, इसीलिए प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन होगी। सो एन या ए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या, पोटेंशियल which is provided so that it can speed up the reaction। हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर ओवर पोटेंशियल, तो आपको याद रखना है बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओवर पोटेंशियल। अब देखिए वापस से हम पिछले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन को समझा पाएंगे। तो क्योंकि उस समय हम लोगों ने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कॉपर आयन, और यहाँ पर आपको पता ही है कौन होगा, ऑब्वियसली ये होगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर भी सेम यही वही चीज हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, होना नीचे वाला चाहिए था। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, लेकिन अगर कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाता तो और परेशान हो जाते, तो वहां पर उन्होंने आपकी काफी काम को हल्का कर दिया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज किया था, बिकॉज वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जैसा कि हमने काफी पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हो गई। दोस्तों अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, हम कह सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैराडे लॉ, और बिना इसके चैप्टर हम नहीं पूरा मान सकते दोस्तों। तो काफी पेशेंस आप लोगों ने दिखाया और काफी मतलब इंजॉय से पढ़ा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट श्योर शॉर्ट था। कोशिश करेंगे कि इसी इंटरेस्टिंग वे पे हम दूसरे श्योर शॉर्ट को करें। लेकिन हाँ एक बात जरूरी है बेटा कि क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ रखे थे, जो मैंने कैलकुलेशन छोड़ रखे थे, अगर उनको आप नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय ऑडियंस, ऑल माय पीपल, ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय बच्चा पार्टी, कि प्लीज 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 एंड प्लीज उस कैलकुलेशन को जरूर करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं एग्जाम में, ये सब्जेक्टिव एग्जाम में बार बार आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। आपको यहाँ पर स्टेप बाइज मार्किंग की मजा लेनी है, तो आपको कैलकुलेशन फिर स्टेप बाइज भी करने पड़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई मतलब आपको पर्याप्त, आपको भरपूर, आपको सफिशिएंट, आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा करने के लिए। ठीक है, सो बाल गोपालों फिर स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ। कोई थका नहीं होगा होपफुली, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेशन चल रहा है हमारा। ठीक है, फैराडेस लॉ की बात करते हैं, तो फैराडे लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें यहां पर केवल क्वेश्चन करना है। पहली चीज, हमारा टारगेट होना चाहिए आंख, चिड़िया की आंख होनी चाहिए, तो हमें क्वेश्चन करने हैं। फैराडे ने पहला लॉ क्या कहता है, फैराडे का पहला लॉ क्या करता है, ये कहता है कि किसी मेटल पर या किसी मेटल को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, मेटल, जैसे मान लीजिए कोई ए बी है, तो यहां पर इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ए प्लस एंड बी माइनस बनेगा, ये कैथोड पे जाएगा,
आपको पता है बेटा कैथोड पे रिडक्शन होगा और रिडक्शन से ए मेटल बन जाएगा। तो ये आपको बात याद रखना बहुत जरूरी है बेटा कि जिस अमाउंट पे हम किसी मेटल आयन को लेंगे और मेटल आयन पे जितना चार्ज फ्लो कराएंगे उतने ही अमाउंट पे बेटा वो मेटल डिपॉजिट होगा। तो याद रखना है द मास ऑफ मेटल विच इज डिपॉजिट एट कैथोड, द मास ऑफ मेटल which is deposited at cathode is proportional to, ठीक है, चार्ज। बीच में करंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर जिंक आयन, बेटा आपको पता है जिंक आयन जिंक मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो यहां पर मान लीजिए या यहां पर W ग्राम मेटल आपका डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर सिंसियरली करें, उससे पहले मैं दो तीन बातें आपको बता देता हूं। आपको पता है बेटा जो चार्ज होता है वो करंट इनटू टाइम है। टाइम को नॉर्मली सेकंड में, करंट को एम्पियर में लेते हैं, ठीक है। आपको पता है बेटा यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल जिंक। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, 1 मोल जिंक, बेटा जिंक नियरली 65 के आसपास होता है, आपको पता है। तो आपको पता है यहां पर अगर मुझे W बनाना है तो कितना होगा? अगर मुझे W बनाना है, W ग्राम मेटल बनाना है तो कितना चार्ज चाहिए? ठीक है, तो डेफिनेटली आपको चार्ज मिल जाएगा कैसे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन अपॉन जिंक का मास 65 इंटू W। तो यहां से बेटा आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ जिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मास ऑफ जिंक दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखिए एक नई बात समझते हैं। नई बात क्या समझते हैं कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता कितना है आखिर पे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता कितना है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है नियरली 96,500 कूलम के आसपास होता है। 96,500 कूलम के आसपास होता है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 इंटू 96,500, और W की वैल्यू अगर आपको दी होती तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट कि कितना चार्ज लगेगा। यू कैन फाइंड आउट कि कितना चार्ज आपका लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगी। ऐसे आपको मैं नहीं कह सकता कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, बट क्वेश्चन हाँ कर लेने से काफी क्लैरिटी हो जाती है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए? बोलिए सर। 2 एम्पियर करंट है बेटा, ये हमारा कॉपर सल्फेट पे पास कर रहे हैं। ठीक है, ये पास कर रहे हैं अपन 7200 सेकेंड्स के लिए। तो आपको बताना है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। मास ऑफ कॉपर जो कि डिपॉजिट हुआ है वो आपको बताना है। दोस्तों कैसे करेंगे आपको पता है बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट को ब्रेक करेंगे। कॉपर सल्फेट को ब्रेक करेंगे कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन में। आपको पता है बेटा कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू कॉपर मेटल। आपको पता है 2 फेराडे चार्ज गिव्स 1 मोल कॉपर। ये आपको बात हर बार लिखनी होगी, रटना नहीं है। क्वेश्चन फार्मूला याद नहीं करना है, इसको किसी को याद रखना है बेटा। और आपको कितना चाहिए? यहां से 1 मोल कॉपर, तो 2 फेराडे गिव्स 63.5 ग्राम कॉपर। आपके पास चार्ज कितना है? निकाल लीजिए। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। बहुत बढ़िया से मैं पता है फिजिक्स में बहुत बढ़िया अच्छे रहे अपन तो 2 इंटू 70/200। ठीक है, ये आपका आ गया चार्ज। ये कितना आ गया? चार्ज आ गया। ये चार्ज आ गया कूलम पे। आपको पता है 2 इंटू 96,500 कूलम गिव्स 63 पॉइंट ग्राम। सो 14400 coulombs gives 63.5 upon 2 into 96,500 into 140 into 00। यहां से इतने ग्राम आपका कॉपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि अब तो पक्का ही समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। कभी आपको क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। कभी आपको टाइम निकालना है, चार्ज दे दिया। कभी करंट दे दिया, चार्ज दे दिया, टाइम निकालना है। कभी मास दे दिया तो
चार्ज निकालना है, तो ऐसे आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। फंडा यही लगाना है कि जितने मोल तो इलेक्ट्रॉन लिए उसके रिस्पेक्ट में जितने मोल प्रोडक्ट बन रहा है। बस ये जिसको बात समझ में आ गई तो आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ लोग यहाँ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट भी यूज करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप बेसिक्स से करेंगे तो आपको कभी क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी भूल जाएगी। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे फिर परेशान हो जाएंगे। इससे बढ़िया है बेसिक सी बात करिए, जैसे आप लिखते चले आते थे ना वैसे ही लिखते चलिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। और ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपको रिकैप स्लिप पर्ची दे दी है। तो पर्ची क्या बोलती है दोस्तों, यहाँ पर बोलती है वेट प्रोपोर्शनल टू, जितना भी चार्ज फ्लो कराएंगे उतना ही आपका वेट डिपॉजिट होगा। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। दोस्तों अगर मैं सेकंड लॉ के क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करा देता हूं फर्स्ट लॉ की, एक दो क्वेश्चन की, ताकि आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाए और मजा भी आए और हमें विश्वास हो जाए कि आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे फाइनल एग्जाम में। उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो अच्छा सा रहेगा हमारे लिए, बढ़िया रहेगा भाई। चलो भाई, इरेजर साहब आप इरेज कर दीजिए जल्दी से जरा, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो बोल रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज फेराडे इज पास टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने ग्राम सीए फ्रॉम मोल्टन CaCl2। कुछ नहीं करना दोस्तों, CaCl2 को ब्रेक करिए, Ca प्लस एंड 2Cl माइनस, Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca, मतलब 2 फेराडे चार्ज गिव्स 1 मोल Ca। पता ही है 2 फेराडे गिव्स 1 मोल Ca। Ca का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम होता है, तो 1 फेराडे से 20 ग्राम, क्लियर है। और 4 फेराडे से कितना कितना दोस्तों, 80 ग्राम। 4 फेराडे की वैल्यू आपको पता है 4 इंटू 96,500 कूलम। यहां से आपको क्या मिल गया, कितना चार्ज चाहिए। अब अगर आपको करंट दिया होता तो टाइम निकाल आता, टाइम दिया होता तो करंट निकाल आता, नहीं दिया है तो उठा के पटक दो बेचारे के सर पे। क्या बोल रहा है फेराडे, तो फेराडे ले लो भैया, उसको ले लो फेराडे। ठीक है, चलो अब दोस्तों मैं यहां पर सेकंड आपको लॉ समझाता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। वो सेकंड लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली पे, क्योंकि वहां पर कई सारे इलेक्ट्रोलाइट एक साथ काम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। इफ सेकंड लॉ पे देखते हैं पहले। इफ 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइट connected in the series, then and same amount of current is passed। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में कनेक्टेड हो, सीरीज का मतलब समझते हैं ना, मैंने 2 ही इलेक्ट्रोलाइट लिए बेटा आपके, और उनको क्या किया, सीरीज में ऐसे कनेक्शन दे दी इनको ऐसे। ठीक है, यहां पर मान लीजिए बेटा, आप समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। यहां पर मान लीजिए, यहां पर W1 इलेक्ट्रोलाइट, W1 वेट मेटल का डिपॉजिट हुआ और यहां पर W2 डिपॉजिट हुआ। यहां पर जो मेटल था उसका इक्विवेलेंट वेट E1 था और यहां पर जो मेटल था उसका इक्विवेलेंट वेट E2 था। तो याद रखना है बेटा, W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बेटा याद रखना है फॉर द सेकेंड लॉ। अब क्वेश्चन आया कि सर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे मेटल का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। जैसे बेटा मुझे Ca का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 40, वैलेंसी 2, तो क्या बन गया 20। सोडियम का निकालना है तो 23 अपॉन 1 वैलेंसी, तो 23/1 दैट इज 23। पोटेशियम का निकालना है तो 39/1। कॉपर का निकालना है तो 63.5/2 क्योंकि 2 वैलेंसी। जिंक का निकालना है तो 65/2। सिल्वर का निकालना है तो 108/1 क्योंकि 1 वैलेंसी।
ये बात आपको याद रखना है कि इफ टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइट सीरीज कनेक्शन उनकी सीरीज में हो एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास, देन फैराडे सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल, देन weight is which is deposited upon its equivalent mass is always कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना है। अब इस पे एक मजेदार क्वेश्चन करेंगे और बाद बाकी क्वेश्चन को फिर रिवाइज कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, और फिर हमारा हो जाएगा बढ़िया से। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। मैं देखो पहले ही रिवील कर देता हूं कि एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम बहुत अच्छी है उनको मैं छोड़ा भी नहीं है, तो हमने काफी क्वेश्चन आपको कराए भी। आज देखिए 3 सेल है आपके एबीसी, एक जिंक SO4, एक AgNO3 एक में और एक में कॉपर सल्फेट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 45 gram of silver deposited at cathode of cell B। ठीक है, तो सेल बी के पास इतनी चीजें हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो एंड द मार्ट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। ठीक है, पहले तो हम केवल बात कर लेते हैं कि कितनी देर तक करंट फ्लो हुई, किसके लिए, बी के लिए। तो देखिए बढ़िया, AgNO3 को हटाया तो क्या बना, Ag प्लस एंड NO3 माइनस। क्लियर है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, 1 फैराडे गिव्स 1 मोल मतलब 108 ग्राम सिल्वर। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। 1 मोल मतलब 96,500 कूलम्स गिव्स 108 ग्राम सिल्वर। आपके पास कितनी करंट है, 1.5 की। आपको टाइम वाइम नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि कितना है, 45 ग्राम है। ठीक है, सिल्वर बेटा। तो 108 तो क्या बनेगा यहां पर, चार्ज कितना बन जाएगा, बड़ा ही आसान, 96,000 अपॉन 108 इंटू 45। ये क्या बन गया बेटा, चार्ज बन गया मेरे भाइयों लाल गोपाल, चार्ज बन गया। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम। करंट कितनी है, 1.5। क्या टाइम नहीं निकाल पाओगे सेकंड में, सर आ जाएगा। तो ठीक है, आ जाएगा तो आ जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भैया सीरीज पे कनेक्शन कर दो और सेकंड लॉ भी समझा दो। चलो कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि कितना ये सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 45। आपको इतना तो पता ही कि सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 बाई 1 मतलब 108 होता है। तो W ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्वल टू वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना होगा, 65/2। तो वेट ऑफ सिल्वर 45, इक्विवेलेंट मास 108, वेट ऑफ जिंक पता नहीं तो x ले लो और वेट इक्विवेलेंट मास ऑफ 65/2। तो क्या x की वैल्यू नहीं आ पाएगी, ऐसे ही बेटा अगर x आ गया तो क्या हम लोग कॉपर के लिए नहीं निकाल पाएंगे। कॉपर के लिए क्या करोगे, सेम 45 अपॉन 108 वेट ऑफ कॉपर, और कॉपर का इक्विवेलेंट मास 63.5/2, तो यहां से वेट ऑफ कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम कैसे करेंगे और किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपको समझ में आया होगा, और तो बहुत बढ़िया है फिर। ठीक है, अब हम लोग लास्ट चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बस मोलर कंडक्टिविटी एंड कोरलॉस लॉ। आई थिंक ये लास्ट पार्ट होगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए अपने वीडियो में, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा, आपको एक कम से कम चैप्टर आपको समराइज होकर आ जाएगा। देखिए मोलर कंडक्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ी थी, मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास साइज ऑफ आयंस चेंज हो रहे थे, कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक प्रूडेंट वर्ड यूज करना था, और उसको हमने क्या बोला था, मोलर कंडक्टिविटी यूज करना था बेटा। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोले थे, मोलर कंडक्टिविटी बोले थे। और मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली हमारी कंसंट्रेशन गवर्न होती है, और मैंने आपको बता दिया है कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट जो होती है वो होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है बेटा। ठीक है, कभी कभी आपको एक वर्ड यहाँ पर सीखने को मिलेगा, वो भी आपको याद रखना है, क्या जरूरी है वो वर्ड। समटाइम्स we have to calculate molar conductivity
ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution and then it is called limiting molar conductivity. याद रखना है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यहां पर कॉन्सेंट्रेशन को बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को नियरली जीरो कर देते हैं, और उस समय जो भी कंडक्टिविटी होती है, याद रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग तरीके से देखी जाती है। इसका मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकल अप्रोच बताना चाहूंगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच ग्राफ प्लॉट करूंगा, कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच बेटा, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा आता है, याद रखना है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्लॉट करूंगा बेटा, कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ और मोलर कंडक्टिविटी के बीच ग्राफ तो कुछ ऐसा आता है। तो ये प्लीज आपको याद रखना है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, ये एक डिबे हकल अंसगर इक्वेशन होता है, उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए इंटू सी टू द पावर हाफ बेटा, ये गवर्न है, ये डिबे हकल अंसगर इक्वेशन इसके लिए यूज करते हैं, और इससे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं। मतलब डाइल्यूशन जीरो होगा, जब बेटा डाइल्यूशन जीरो होगा, सी की वैल्यू जीरो होगी, सॉरी, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। और याद रखना है बेटा, ए किस पे डिनोट करता है, ए डिनोट करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। इसी तरह अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा, बहुत ही फेवरेट है क्वेश्चन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, लाइक CH3COOH, वहां पर हमें लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट के बीच याद रखना है, पहले अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होता है, अल्फा बेटा। अल्फा के थ्रू हम लोग रिलेट कर पाते हैं लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को। और आपको पता है जो एसिड का कांस्टेंट होता है, दैट इज हम लोग के ए, दैट इज योर सी अल्फा स्क्वायर। यहां से बेटा हम लोग के वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको के दिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन दी जाए जैसा कि दी होती है, तो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे बेटा हम लोग लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को रिलेट कर पाते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। मैं क्या बता रहा हूं इस स्लाइड में, मैंने केवल आपको क्या समझाया है कि कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे और समझेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप केसीएल ले सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको CH3COOH और CH3COOH HCOOH ये सब ले सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना है कि कोलरॉस लॉ क्या होता है, कोलरॉस लॉ क्या होता है और किसके लिए एप्लीकेबल है, प्लीज इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है था। अब बात करते हैं कि कोलरॉस लॉ क्या होता है। याद रखना है बेटा, ये कोलरॉस लॉ बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। ये पहली चीज तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है। और ये होता क्या है, अगर हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, याद रखना है, अगर हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेफिनेटली उनके कंट्रीब्यूटिंग आयंस से ही रिलेट करेगा, याद रखना है। तो कैसे बेटा, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ strong electrolyte is the sum of limiting molar conductivity of its contributing ions। ठीक है,
समझिएगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे एजम्पशन तो बिल्कुल समझ में नहीं आते आपको। मान लो बेटा यहां पर मुझे ए एक्स बी वाई की एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, तो इसके कंट्रीब्यूटिंग आयंस क्या है, ए और बी। तो एक्स मोल इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए आयन प्लस वाई मोल्स ऑफ इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी बेटा। ऐसे हम किसी की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर कोरलॉस लॉ। कोरलॉस लॉ पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ देयर कंट्रीब्यूटिंग आयंस के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है ये भी बात समझ में आ रही होगी और काफी बढ़िया से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर मजा आएगी। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारा बचा हुआ है। होपफुली सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग एक बार मुझे जरूर पिंग अप करेंगे। मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग को मदद मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो देखिए यहाँ पर जो जो बातें थी मैंने आपको इस पर्ची में डाल दी हैं, सारी बातें क्लियर होंगी। कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ नई बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। और ये पर्ची आपके बहुत काम आने वाली है, आपको पता ही है बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ CH3COOH is this is calculate its molar conductivity and degree of dissociation। ठीक है, अच्छी बात है। तो मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको लैम्डा एम चाहिए और क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो लैम्डा एम चाहिए और अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए आपको पता है क्या चाहिए, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट चाहिए, ठीक है, पता ही है। ओके, सो बेसिकली यहां पर आपको पता है कि कंडक्टिविटी आपको पता है, कप्पा पता है, ठीक है, कप्पा पता है, सी पता है। तो कप यहां पर कप्पा लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/c। तो यहां से लैम्डा एम आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही क्लियर है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। अब देखिए मैं बात करने जा रहा हूं इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले की। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू molar conductivity of H ion plus molar conductivity of CH3COO minus। तो H ion के लिए 349.6 प्लस इसके लिए 40.0। तो यहां से ये आ जाएगा बेटा। अल्फा क्या हो जाएगा आपको पता है, कप्पा यहाँ सॉरी लैम्डा एम यहां से आ ही जाएगा, लैम्डा एम नॉट यहां से आ जाएगा। तो क्या अल्फा नहीं आ पाएगा, अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या सॉल्व किया, मैंने हालांकि पूरा ही सॉल्व कर दिया आपको, क्योंकि आपको मोलर कंडक्टिविटी का भी क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी लगाना आ गया, आपको अल्फा भी आ गया। अगर इसी के आगे के ही पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, C∞² निकाल देना, इसका आयनिक कांस्टेंट एसिडिक कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो काफी क्वेश्चन, काफी बातें इस क्वेश्चन में आपको समझ में आई कि काफी बढ़िया होता है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक क्वेश्चन में कई पार्ट होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए काफी मदद मिलती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो हमने एटेनॉल काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है इस सेशन में और होपफुली सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश भी की है, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये उसी तरह की वो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जब मैंने कुछ देर पहले आपसे रिकॉल करवाया था कि मैं सेल कांस्टेंट की बात करूंगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं पहले जरा। The resistance of conductivity cell when filled with this solution and electrolyte X is 100 ohm। ठीक है, तो जब हम इसे 0.05 से भरते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 100 ओम होता है। The same conductivity cell will filled with, जब इसको हम लोग 0.01 से भरते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, 50 ओम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ एक्स इज इतना, कंडक्टिविटी मतलब आपको कप्पा पता है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ बेटा। तो यहां से आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, सेल कांस्टेंट R इंटू कप्पा, G स्टार इज इक्वल टू R इंटू कप्पा। तो सेल कांस्टेंट आ गया। कंडक्टिविटी चाहिए इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है G स्टार तो दोनों का बराबर ही है, यहां से G स्टार मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, R इज 100, कप्पा इज 10⁻⁻⁴, तो यहां से बन गया 10⁻⁻²। यहां पर 10⁻⁻² क्या हो गया, सेल कांस्टेंट R50 इंटू कप्पा, पता नहीं तो पता कर लो। तो यहां से कप्पा इसके लिए आ गया।
मोलर कंडक्टिविटी चाहिए ना 0.01 की, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर लो। मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करोगे? कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 बाई सी। कप्पा आ जाएगा यहां से, 1000 पता ही है, सी पता ही है कितना, 0.01, तो यहां से ये मिल जाएगा। तो देखिए बस वही है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन में अगर आपको क्लैरिटी है, पिछले कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज किए हैं बार बार, तो मुझे नहीं लगता कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत मजा आया। और ऑलमोस्ट ये सेशन एक सेशन था जिसपे हमने पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक से लेकर एडवांस जो बोर्ड लेवल के इंपॉर्टेंट डाउट्स थे, जो क्वेश्चंस बन सकते थे, वो मैंने डिस्कस किए। आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओगे, ताकि उनके बेसिक्स डाउट क्लियर हो पाए और उनको कम से कम एटलीस्ट एक जगह सारे क्वेश्चन मिल पाए, जैसे कि मेरी कोशिश रहती है हमेशा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे एक बार अगले चैप्टर के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज मुझे शेयर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। ओके, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।